Hello, dear viewers. I welcome you all to your own YouTube channel Prepper. This is Aisha. और जो हम आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो कि नई एजुकेशन पॉलिसी आई है डे बिफोर yesterday on 26, as you can see on the screen. It came into existence on 29th of July 2020. ओके, तो एक दिन पहले, 2 दिन पहले की बात है, ऑन 29th ऑफ जुलाई ये पॉलिसी लॉन्च की गई है, जिसको हमारे MHRD मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल जी और प्रकाश जावड़ेकर जी ने लॉन्च किया है। तो इससे जो है एक 360 डिग्री शिफ्ट आ गया है एजुकेशनल पॉलिसी में, उसके स्ट्रक्चर में, पेडागोजी में, right? Everything has changed. Okay, whether it be the pattern, जो 10+2 पैटर्न पहले था, अब वो 5+3+3 हो +3+4 हो गया है। ठीक है, बहुत सारी चेंज आई है। और अगर हम देखें हमारे सीटेट के एग्जाम, हमारे KVS के एग्जाम, इनमें भी ऑब्वियसली इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये जो पॉलिसी आई है, हाँ, पहली पॉलिसी जो सबसे पहली पॉलिसी हुई थी वो 1986 में बनी थी। तो तब से लेके अब तक 34 इयर्स हो चुके हैं। और हाँ, टाइम टू टाइम इसमें थोड़ी अमेंडमेंट्स की गई, बट ऑल टुगेदर इतनी बड़ी चेंज और इतनी ह्यूज चेंज पहली बार देखने को मिली है, और इसको ऑल अक्रॉस द कंट्री अप्रिशिएट किया गया है। चलिए आज हम जानते हैं इसी के बारे में। देखिए, खाली स्कूल पे इसका असर नहीं पड़ेगा, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पे असर नहीं पड़ेगा, ये डायरेक्टली हमसे लिंक करता है, बिकॉज वी आर टीचर्स और you are future teachers, or you are going to be next future teachers. So it's very much important for you to know about it, because from examination point of view, CTET का देखे, KVS का देखे, DSSB का देखे, UPTET का देखे, कोई भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है उसमें इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट? तो हमें ये देखना है कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें एज टीचर्स जानने की जरूरत है, क्या क्या चेंज आई है। देखिए, इसका अफेक्ट सीधे रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे भी पड़ेगा, बिकॉज जैसे पहले रिक्रूटमेंट होती थी वैसे अब नहीं होगी, उसमें भी चेंज आएंगे। जैसे एग्जाम्स पहले होते थे टीचर्स के लिए, वैसे अब नहीं होंगे, उसमें भी चेंज हो सकता है, सिलेबस में चेंज आए, हो सकता है एग्जामिनेशन पैटर्न में चेंज आए। तो ये चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन इट कैनॉट हैपन ओवरनाइट, ये एक रात में नहीं हो सकता, इसको आते आते थोड़ा टाइम लगेगा। ये हम नहीं कह सकते कि कल पॉलिसी चेंज हुई है तो इमीडिएटली हमें कुछ देखने को मिलेगा, इसको 20 साल लग सकते हैं, 30 साल लग सकते हैं, राइट? तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चेंज की गई है। तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020, it was launched on 29th of July 2020 this year. तो चलिए देखते हैं मेजर ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स इन एजुकेशनल सेक्टर क्या क्या हुए हैं। मैं आपको पहले इसकी थोड़ा हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दे दूं कि हिस्ट्री में फ्रॉम टाइम टू टाइम इसमें क्या क्या चेंज आई है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, पहले यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया था, सारी डेट्स आप नोट कर सकते हैं। देखिए, साथ साथ में जब मैं आपको ये सारी चीजें बता सकती हूँ, rather than noting down everything, you can take a screenshot while you are watching the video on the mobile. Take screenshots, because these important dates can be asked. When was the 42nd constitutional amendment? When was it launched? When did Kothari commission came into place, right? So all these dates are important. तो ये dates पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आप देख सकते हैं कि फ्रॉम टाइम टू टाइम इस पॉलिसी में चेंज आई है। ओके, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1986, उसके बाद इसको मॉडिफाई किया गया 1992 में, उसके बाद 2016 में भी, और 2019 तक अभी इसका काम चल रहा था। तभी हम देखते हैं कि 2020 में ऑल टुगेदर हमें एक नई पॉलिसी देखने को मिली है। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत सारे सालों से चलता आ रहा था। इट्स नॉट समथिंग दैट हैज टेकन प्लेस ओवरनाइट, ऑल ऑफ ए सडन कोई चेंज नहीं आई है। ये हमारी गवर्नमेंट, हमारे एजुकेशनिस्ट जितने भी हैं वो उस पे काम में लगे हुए थे, तभी हम ये पॉलिसी वजूद में आई है। चलिए देखते हैं कि मेजर रिफॉर्म्स क्या किए गए हैं related to higher education. As you can see that there is 50% gross enrollment ratio by 2035 तक 50% gross enrollment ratio होगा, right?
होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन होगी। होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, दैट मीन्स जब सब्जेक्ट्स चूज करने की बारी आती थी, जो स्टूडेंट्स होते थे आफ्टर 10th 12th एग्जाम, जब सब्जेक्ट्स चूज करने की बारी आती थी उनके पास लिमिटेड चॉइस होती थी, लेकिन अब ये मल्टी डिसिप्लिनरी हो चुका है, बहुत सारी चॉइस होगी और इसमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर मैं बात करूं तो ये कंप्लीटली स्टूडेंट सेंटर्ड है, कंप्लीटली स्टूडेंट सेंटर्ड है और इसमें बहुत सारे प्रोविजंस है स्टूडेंट्स के लिए, राइट। सो बढ़ते आगे, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। स्टूडेंट्स के लिए मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स होंगे। उससे हम क्या समझते हैं, उसका मतलब ये है कि ड्रॉप आउट रेट जो है वो बहुत ही कम होगा, ड्रॉप आउट्स बहुत कम होंगे क्योंकि स्टूडेंट्स के पास चॉइस होगी। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी, आपको समझ आएगा। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो था, फॉर एग्जाम्पल हमारी ग्रेजुएशन थी वो 3 साल की थी, ठीक है, 3 साल की एजुकेशन थी, जो ग्रेजुएशन थी, जो हम 10+2 के बाद 3 साल की ग्रेजुएशन के लिए जाते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है, वो जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, जो हमारी ग्रेजुएशन है, वो 3 या 4 साल की हो सकती है, 3 या 4 साल की। फॉर एग्जाम्पल 10+2 करके जब बच्चा जाता था उसको 3 साल की ग्रेजुएशन करनी पड़ती थी, लेकिन अब जो वो 10+2 करेगा वो 1 साल का डिप्लोमा भी कर सकता है। 1 साल का डिप्लोमा उसने किया, फॉर एग्जाम्पल अगर वो किसी कारण भी अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाया, ठीक है, 1 साल का उसने डिप्लोमा करा, उसके बाद उसने ब्रेक ली 2 साल की 3 साल की, उसके बाद जो है वो फिर से अपना जो डिप्लोमा है वहां से कंटिन्यू कर सकता। फॉर एग्जाम्पल उसने 2 साल के बाद सोचा कि नहीं अब मैं ग्रेजुएशन के लिए जाऊंगा, ठीक है, तो ग्रेजुएशन में जाने के लिए उसके पास 3 साल होने चाहिए, राइट। लेकिन उसमें जो उसने 1 साल का डिप्लोमा किया था वो भी काउंट होगा, उससे नहीं कहा जाएगा नहीं जी पहले आप वो साल रिपीट करो। समझ आई आपको बात? दैट मीन जो उसने 1 साल का डिप्लोमा किया था वो भी उसकी ग्रेजुएशन में काउंट किया जाएगा, वो 1 साल उसका वेस्ट नहीं होगा और बीच में ब्रेक्स ले सकते हैं जो कि इस सिस्टम में नहीं थी। सो इसीलिए कंप्लीटली फ्लेक्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल 12th के बाद बच्चा 1 साल का डिप्लोमा कर सकता है, ब्रेक ले सकता है, अगर किसी कारण वो लेना चाहे तो वापस रिज्यूम कर सकता है, ठीक है, ग्रेजुएशन, ठीक है। तो उसमें और जब वो 1 साल का डिप्लोमा करेगा उसके बाद वो ब्रेक लेगा तो उसके जो स्कोर्स है, हर एक बच्चे का एक डिजी लॉकर में एक फाइल बनेगी जिसमें उसके स्कोर्स क्रेडिट होंगे, राइट, जिसमें उसके स्कोर्स क्रेडिट होंगे और जब वो बच्चा फिर से रिज्यूम करेगा तो वो जो उसके स्कोर्स क्रेडिट हुए हैं उसके अकाउंट में वो भी काउंट होंगे, वो भी काउंट होंगे। दैट मीन्स उसके जो मार्क्स थे, उसके जो स्कोर्स थे वो वेस्ट नहीं गए, वो खाली डिप्लोमा अब काउंट नहीं किया जाएगा, वो उसकी ग्रेजुएशन में कंटिन्यू रहेगा, राइट। सो 1 साल का उसने डिप्लोमा किया तो ये 1 साल का डिप्लोमा 2 साल का डिप्लोमा भी हो सकता है, 10+2 के बाद 2 साल का डिप्लोमा करेगा एडवांस डिप्लोमा, या 3 साल की ग्रेजुएशन करेगा, या 4 साल की भी ग्रेजुएशन हो सकती है। अगर वो 3 साल की ग्रेजुएशन करेगा, 1 साल का रिसर्च करेगा, वो 1 साल का रिसर्च उसका पीजी भी हो सकता है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो सकता है 1 साल। दैट्स वाई यहाँ पे लिखा गया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल की भी हो सकती है, 2 साल की भी हो सकती है, जो आप देख सकते हैं। दैट मीन्स बच्चा जो है 3 साल की ग्रेजुएशन करेगा और फिर 1 साल का वो पीजी कोर्स कर सकता है, जिसमें वो टोटल 4 साल हो गए। दैट मीन्स 3 साल हो गए ग्रेजुएशन के और 1 साल हो गया पीजी का, तो ये खत्म। इतना लंबा प्रोसेस नहीं होगा कि 3 साल की ग्रेजुएशन 2 साल का पीजी, नहीं, बच्चा अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से, बहुत ही मतलब एक चाइल्ड सेंटर्ड जो पॉलिसी है, कंप्लीटली चाइल्ड सेंटर्ड पॉलिसी है, राइट। सो 3 साल की ग्रेजुएशन की और 1 साल का पीजी किया जिसमें उसकी रिसर्च आ जाएगी, तो वो कंप्लीटली पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएगा। या वही बच्चा अगर 3 साल की ग्रेजुएशन है, वो अपनी रिसर्च के हिसाब से अपनी अपनी मनपसंद स्ट्रीम चुन के, अपनी मनपसंद डिसिप्लिन चुन के उसमें वो 2 साल का पीजी प्रोग्राम भी कर सकता है। तो ये बच्चे के पास चॉइस रहेगी कि वो 3 साल की ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का पीजी करना चाहता है या 2 साल का पीजी करना चाहता है, ठीक है। तो ये कंप्लीटली उस तक है कि वो क्या डिसीजन लेता है। या गवर्नमेंट ने ऐसे भी मतलब जो पॉलिसी आई है इसमें इंटीग्रेटेड 5 इयर्स बैचलर प्लस मास्टर्स भी प्रोग्राम है
5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें बैचलर्स भी आएगा, मास्टर्स भी आएगा। जैसे मैंने यहाँ कहा 3+2 हो गया आपका इंटीग्रेटेड कोर्स, 3 साल की ग्रेजुएशन प्लस 2 साल का पीजी प्रोग्राम, तो आपका इंटीग्रेटेड हो जाएगा। या बच्चे के पास चॉइस है कि वो 3 साल की ग्रेजुएशन करे प्लस 1 साल का पीजी प्रोग्राम करे, तो होगी उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट। तो ये सारी चीजें इसमें आई है। तो जब उसकी पीजी उसका कंप्लीट होगा उसके बाद वो डायरेक्टली पीएचडी के लिए जाएगा। एमफिल की अब कोई, एमफिल अब बंद हो गया, मतलब उसकी अब कोई वैल्यू, मतलब अभी वैल्यू है, अभी जो एमफिल कर रहे हैं तो ओब्वियसली एमफिल की तो वैल्यू है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में हम देखेंगे एमफिल जैसी कोई चीज नहीं होगी। बच्चा डायरेक्टली पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्टली एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू पीएचडी के लिए जा सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्रेडिट स्कोर्स के बारे में बता दिया कि हर एक बच्चे का डिजी लॉकर में एक फाइल उसके बनेगी जिसमें उसके स्कोर्स सेव होंगे, राइट, उसके स्कोर सेव होंगे। जस्ट इन केस अगर 10+2 के बाद बच्चा 1 साल का डिप्लोमा करना चाहता है तो उसमें उसके स्कोर सेव रहेंगे। अगर वही बच्चा कल को 2 साल के बाद, 3 साल के बाद अपनी ग्रेजुएशन कंटिन्यू करना चाहता है और चाहता है कि उसमें वो 1 साल का डिप्लोमा भी आए, तो वो स्कोर जो उसके 1 साल के थे वो भी काउंट होंगे, राइट। तो ये बात है। क्रेडिट ट्रांसफर एंड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, मैंने आपको पहले ही बोला है कि हर एक बच्चे के क्रेडिट्स जो है काउंट होंगे। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में ज्यादा रिसर्च इंटेंसिव होगी, ज्यादा रिसर्च पे काम होगा। ठीक है, टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज एंड ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज, तो कॉलेज जो होंगे वो ज्यादा नंबर में ज्यादा ऑटोनॉमस होंगे, राइट। मॉडल मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, इसमें भी कुछ रिफॉर्म्स किए जाएंगे। ठीक है, जो हमारी अगले आने वाली यूनिवर्सिटीज हैं, जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि ऑटोनॉमस हैं या स्टैंड अलोन यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें भी रिफॉर्म्स होंगे क्योंकि उनको भी मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेज अब अपने करिकुलम में इंट्रोड्यूस करने हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब और रिफॉर्म्स क्या है? ग्रेडेड ऑटोनॉमी, ग्रेडेड ऑटोनॉमी किन किन में? ये खाली एकेडमिक्स में ये चेंज नहीं आई है, ठीक है, ये खाली एकेडमिक्स में चेंज नहीं आई है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे भी चेंज आई है या आएंगी, राइट, क्योंकि ये चीजें जो है ओवरनाइट हम अचीव नहीं कर सकते हैं। तो ओवर द इयर्स by 2030 or 35 we can see that how much we have achieved. It cannot happen overnight, right? Phasing out affiliation system in 15 years. बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं जो कि ऐसे ही, मतलब उनकी एफिलिएशन है कि नहीं, अगर एफिलिएटेड है वो किससे एफिलिएटेड है, तो नेक्स्ट 15 इयर्स तक उनको फेस्ड मैनर में उनकी एफिलिएशन चेक की जाएगी। नेशनल मिशन ऑन मेंटोरिंग, टीचर्स के लिए एक बॉडी बनेगी जो पर्टिकुलरली उनकी ट्रेनिंग्स, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग्स को देखेगी, उनको अच्छे से। देखिए अब जो सीटेट है ना, इसका भी लेवल बढ़ेगा, सीटेट के एग्जाम का जो लेवल था वो भी बढ़ेगा, क्योंकि अब टीचिंग इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। जो बीएड मतलब 1 साल का होता था अब 2 साल का होता है, वो अब 4 साल का हो जाएगा इन कमिंग ईयर्स, राइट। बाय 2030 you will have a full-fledged course of B.Ed for 4 years, right? So it will be the minimum qualification for a teacher. 4 साल का B.Ed होगा जिसमें इसको completely ट्रेन किया जाएगा टीचर को, सीटेट का लेवल हाई हो जाएगा। दैट मीन्स कोई भी स्कूल अब सीटेट के बगैर तो टीचर को रख ही नहीं सकता। ट्रेनिंग जब तक उसको कंप्लीट ट्रेनिंग ना हो उस फील्ड में, तब तक टीचर को रखें। तो टीचर्स के लिए अपने आप को एनहांस करना, अपनी स्किल्स को डेवलप करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ओके, सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन, राइट। हायर एजुकेशन जो फॉर एग्जांपल सिंगल बाय सिंगल रेगुलेटर वी मीन कि जो पहले यूजीसी होती थी, कुछ यूजीसी कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटीज यूजीसी के अंडर होती थी, कुछ एआईसीटीसी के अंडर होती थी, तो लेकिन अब एक कॉमन बॉडी होगी जो इन सब को गवर्न करेगी। ठीक है, एक कॉमन बॉडी होगी, अलग अलग बॉडीज नहीं होंगी, एक कॉमन बॉडी बनेगी। ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम फॉर अप्रूवल्स इन प्लेस ऑफ इंस्पेक्शंस। देखिए जो मैं पॉइंटर्स आपके लिए लाई हूँ ना, ये सारे पॉइंटर्स ही हैं जो 29 को हमारे मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल जी और
जावेडकर जी, उन्होंने ये पॉइंट्स द सेम थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड। तो मैंने एक भी पॉइंट इसमें मिस नहीं किया है, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। एंड और एज टीचर्स आपको भी पता होनी चाहिए हर एक पॉइंट का क्या क्या मतलब है। ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम फॉर अप्रूवल्स इन प्लेस ऑफ इंस्पेक्शंस। दैट मीन्स जो हमारा रिपोर्ट कार्ड बनाने, मतलब जो बच्चों के रिपोर्ट कार्ड्स बनते थे उसमें टीचर 4-5 लाइनें लिखती थी, दैट्स वाज ओवर, दैट्स ओवर, राइट। बट इसमें क्या होगा, बच्चा जो है खुद को खुद ही इवेल्युएट करेगा, खुद की परफॉर्मेंस बाय द एंड ऑफ द ईयर खुद ही देखेगा कि मैंने इस साल में क्या क्या स्किल्स अचीव किए हैं, मैंने क्या क्या गोल्स अचीव किए हैं, राइट। और फिर उसके उसमें 3 सेक्शंस होंगे, पहले वो खुद को इवेल्युएट करेगा, फिर उसके जो पीर्स हैं, दैट मीन्स उसके क्लासमेट्स हैं, वो भी उसको इवेल्युएट करेंगे, वो भी देखेंगे कि इस साल में इस बच्चे में क्या क्या चीज़ें, जो हमारा फ्रेंड है, हमारे क्लासमेट है, इसमें क्या क्या चेंज आई हैं, इसने कहाँ अच्छा किया है, राइट, कहाँ पे और अच्छा कर सकता है, किस किस चीज़ में ये अच्छा है। तो पहले वो खुद इवेल्युएट करेगा, फिर उसके क्लासमेट्स इवेल्युएट करेंगे, और लास्ट जो थर्ड सेक्शन होगा वो टीचर का होगा कि टीचर उसको इवेल्युएट करेगी, राइट। तो यही लिखा गया है, कॉमन नॉर्म्स फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स। प्राइवेट स्कूल्स और पब्लिक स्कूल जो है, इनके लिए एक कॉमन नॉर्म्स बनेंगे जो कि दोनों को फॉलो करेंगे। फी की फिक्सेशन होगी, ठीक है, पब्लिक फी की फिक्सेशन होगी, एक कॉमन रेगुलेटरी बॉडी बनेगी जो हर एक, मतलब कॉमन फी हर एक इंस्टीट्यूट में होगा। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सेक्टर 6% जो जीडीपी का है वो एजुकेशन को जाएगा, राइट। नेक्स्ट, और देखिए हायर एजुकेशन में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं, तो प्लीज आप हर एक पॉइंट जो मैं कह रही हूँ उसको अच्छे से समझें। तो ये सारी जो एनआरएफ है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसमें भी बहुत सारी चेंज आएंगी। इंटरनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, दैट मीन्स एजुकेशन की इंटरनलाइजेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल जो बच्चा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बच्चा है, अगर वो 6 साल का है, ये 8 साल का है, ये वो ग्रेड फर्स्ट में है या सेकंड में है, ठीक है, ग्रेड फर्स्ट में है या सेकंड में है, तो वो इंडिया में है, राइट। इंडिया में अगर कोई ऐसा बच्चा है, मतलब इंडिया में ही ऑफ कोर्स, इंडिया में 2 साल, मतलब 6 साल का या 8 साल का बच्चा जो है, अगर वही बच्चा या अमेरिका में हो 6 साल का या 8 साल का, ठीक है, तो उसको जो पता होगी वो यहाँ पे भी जो हमारे बच्चे उनको पता होनी चाहिए। तो आई होप दैट यू गेट दिस पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में जो जिस फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल अगर वहाँ पे ग्रेड सेकंड में बच्चा है, जो यहाँ पे बच्चा ग्रेड सेकंड में है इंडिया में, उसको और अमेरिका वाले बच्चे को सेम बेसिक लिटरेसी, बेसिक न्यूमरेसी पता होनी चाहिए, ओके। जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें सेम दोनों को पता होनी चाहिए, ये लेवल यहाँ वहां नहीं होना चाहिए। तो दैट्स व्हाट्स मेंट बाय इंटरनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल टीचर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, वोकेशनल टीचिंग की तरफ ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल पहले क्या होता था, ग्रेड 12 के बाद दी जाती थी वोकेशनल ट्रेनिंग बच्चों को, ठीक है, लेकिन अब वही वोकेशनल ट्रेनिंग जो है ग्रेड 6 से शुरू होगी, ग्रेड 6 से ही बच्चों को वो ट्रेनिंग दी जाएगी, राइट। टीचर एजुकेशन की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। सेटिंग अप ऑफ न्यू क्वालिटी हायर एजुकेशन हैज बीन मेड, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कॉलेज और खुलेंगी जहाँ जहाँ जरूरत है। स्टैंड अलोन हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट विल इवॉल्व, हर एक जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसको मल्टीडिसिप्लिनरी होना ही होना है। स्पेशल एजुकेशन होगी फॉर डिसएडवांटेज्ड रीजन्स। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाली, पर्शियन एंड प्राकृत, ये जो लैंग्वेज है पाली, पर्शियन एंड प्राकृत, इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, राइट। नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, ये भी वजूद में आएगा और ये इसकी भी रिफॉर्मेशन होगी, राइट। तो ये सारी चीजें होंगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, जो लैंग्वेज है, ठीक है, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, लैंग्वेज, कल्चर एंड वैल्यूज। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या नया बदलाव आएगा। फोकस ऑन लिटरेचर एंड साइंटिफिक वोकैबुलरी ऑफ इंडियन लैंग्वेज, राइट। जितने भी रीजनल लैंग्वेज में कोई रिसर्च हुई है, कोई इंपॉर्टेंट चीज हुई है, चाहे वो रिसर्च के रिलेटेड हो, चाहे वो लिटरेचर के रिलेटेड हो, उसको ट्रांसलेट करके स्टूडेंट्स को अवेलेबल किया जाएगा, राइट। तो ये क्योंकि बहुत सारी देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉलेज विच इज लाइंग इन दीज, you know, in these books which are from different language, like from different regional language, right. So that's to be translated and that's to be made available to the students, right.
लैंग्वेज फैकल्टी को अच्छे से डेवलप करना है हर एक इंस्टीट्यूट में। रिसर्च ऑन लैंग्वेज, इवन लैंग्वेज पे रिसर्च होगी जो अभी तक कभी नहीं हुई है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं दे आर लाइक माइंड ब्लोइंग, इतनी सारी चेंज इस लेवल तक कभी नहीं हुई थी, राइट। तो रिसर्च ऑन लैंग्वेज, तो स्ट्रेंथनिंग नेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर प्रमोशन ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज लिटरेचर, ये सब चेंज आएंगी। ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन, एज जैसे मैंने पहले ही कहा कि दूसरी लैंग्वेज में जितना भी लाइक वैल्यूएबल जो भी लिटरेचर है उसको ट्रांसलेट किया जाएगा और उसके लिए अलग से बॉडी बनेगी, कल्चरल अवेयरनेस होगी, ठीक है। प्रमोटिंग ट्रेडिशनल आर्ट को प्रमोट किया जाएगा। हर एजुकेशन स्कूल और कॉलेज आर्टिस्ट इन रेजिडेंस। दैट मीन्स ये नहीं है कि कोई बच्चा, फॉर एग्जांपल अगर कोई इंजीनियर है, पहले क्या होता था मल्टी डिसिप्लिनरी में, अगर हम देखें कि कोई इंजीनियरिंग सीख रहा है, ठीक है, कोई इंजीनियरिंग सीख रहा है, एट द सेम टाइम उस बच्चे का जो है वो मतलब गिटार भी सीखना चाहता है। ये नहीं कि आप ये कोई पहले तो हम बोलते थे ये कौन सी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, आप यहाँ से नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो और यहाँ से आप गिटार ले रहे हो, ठीक है, तो गिटार और इंजीनियरिंग का क्या कॉम्बिनेशन है? नहीं, ये बच्चे की चॉइस के हिसाब से होगा। अगर वो पहले हम अगर कोई इंजीनियरिंग में या नॉन मेडिकल स्टूडेंट है, अगर वो गिटार लेता था तो उसको हम क्या कहते थे? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, राइट। या कोई स्पोर्ट्स में होता था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। नहीं, अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है और गिटार में वो जाना चाहता है, गिटार सीखना चाहता है, वो गिटार भी उसका मेन सब्जेक्ट ही बनेगा, राइट। स्पोर्ट्स भी उसका कोई मेन सब्जेक्ट ही बनेगा। तो ये सारी चीजें हैं, राइट। तो मतलब बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है और ऑल टुगेदर न्यू चेंज देखने को मिलेंगे और सब्जेक्ट्स बहुत सारे बच्चों के हिसाब से रखे जाएंगे और बच्चों को ये फ्रीडम होगी कि वो क्या चुनेंगे। दैट मीन्स देयर विल बी प्लेथोरा ऑफ थिंग्स दैट्स गोइंग टू कम अप। एंड स्कूल और कॉलेज कॉम्प्लेक्सेस हैव, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। मूविंग ऑन, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए एज टीचर्स मैं कहूंगी वी हैव टू बी देयर शुड बी कंप्लीट कंप्यूटर लिटरेसी अमंग टीचर्स। अब बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाएगा टीचर्स के लिए। देखिए अब ऑनलाइन क्लासेस जो है ये एक ट्रेंड, मतलब इट्स द नीड ऑफ द टाइम, राइट। प्रेजेंट वी आर इन दिस पैंडेमिक और अगर कोई टीचर है उसको उसको टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है, सोचिए उस टीचर के लिए कितना ये मुश्किल हो जाएगी, राइट। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी अब आगे बहुत बहुत देखने को मिलेगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। ये नहीं कि खाली प्राइवेट स्कूल में, वो तो है ही, वो तो ऑलरेडी लेवल अप है। केंद्रीय विद्यालय में हम देखें, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय में देखें, गवर्नमेंट स्कूल्स में देखें, हर एक जगह में यूज ऑफ टेक्नोलॉजी होगा। नॉट ओनली इन टीचिंग, इन मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल। डिजी लॉकर आएगा तो सारा डिजिटाइज्ड होने वाला है, राइट। सो आने वाले कुछ सालों में बहुत ज्यादा ट्रमेंडस चेंज आपको देखने को मिलेंगी। तो क्या होगा? यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशनल प्लानिंग में यूज किया जाएगा, टीचिंग लर्निंग असेसमेंट यूज किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में यूज किया जाएगा, रेगुलेशन, सेल्फ डिस्क्लोजर, मिनिमम ह्यूमन इंटरफेरेंस। दैट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा इन असेसिंग द स्टूडेंट्स, राइट, assessing the teachers, lot of things, increasing access for disadvantaged groups, इनको भी मेन स्ट्रीम में लाना है। दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स होंगे जो कि हमारे डिफरेंट एबल्ड बच्चे हैं उनके लिए भी अलग अलग सॉफ्टवेयर्स बनेंगे। एंड लेट मी टेल यू वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अब 6th ऑनवर्ड्स कोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल सिक्स का जो बच्चा है वहां से कोडिंग सीखेगा। आप सोचिए कितना अच्छा है ये, कितना अच्छा, जो कि मैं कहूँगी हम कहेंगे हमें अभी भी कोडिंग नहीं आती, हमें नहीं पता कोडिंग क्या है, अब 6 से कोडिंग सीखने को मिलेगी बच्चे को, ठीक है। 6 का बच्चा आप देखोगे विद द हेल्प ऑफ कोडिंग वो एप्स बना रहा होगा, सॉफ्टवेयर्स बना रहा होगा, तो दैट्स रियली कमेंडेबल। ई कंटेंट इन रीजनल लैंग्वेज, जो भी ई कंटेंट होगा, जो भी कंप्यूटर्स पे या कहीं पे भी ऑनलाइन जो भी कंटेंट होगा वो रीजनल लैंग्वेज में भी अवेलेबल होगा। वर्चुअल लैब्स होंगे, वर्चुअल लैब्स हर एक कॉलेज में होंगे, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट सेक्टर्स, बिकॉज वी सी दैट प्राइवेट institutions or like they are all well equipped with all these facilities, right, but when it comes to government institutions बहुत ही कम देखने को मिलता है। बट इन coming years it will be mandatory in every educational institute which is higher educational institute in government sector to have a virtual lab, right. National Educational Policy Forum,
ये वजूद में होगी। डिजिटली इक्विपिंग स्कूल्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट, जो मैंने पहले ही कहा कि बच्चे हो, टीचर्स हो, हर एक को डिजिटाइजेशन की तरफ जाना है, ठीक है। तो ये सारी चेंज, आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ी चेंज है, राइट। मेजर रिफॉर्म्स इन स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, अब हम आते हैं, वो हायर तो हमने अब डिस्कस किया, अब हम स्कूल एजुकेशन की तरफ आते हैं कि स्कूल एजुकेशन में क्या क्या चेंज आई है, राइट। मेजर रिफॉर्म स्कूल एजुकेशन में क्या क्या चेंज आई है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ, देखिए पहले क्या होता था, बच्चा जैसे ही हो जाता था, फॉर एग्जाम्पल मतलब जैसे वो 1.5 साल का होता था, 2 साल का, तो उसको आंगनवाड़ी भेजते थे या कोई क्रश वगैरह भेजते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो 3 साल का हो जाता है तो उसको फिर एडमिशन हो जाता है कहीं पे किंडरगार्टन वगैरह में, राइट। लेकिन अब जो किंडरगार्टन वगैरह हैं, जो फाउंडेशनल ईयर्स हैं, ये भी गवर्नमेंट ही टेक केयर करेगी इनका भी, और इनके लिए भी एनसीईआरटी की तरफ से एक सिलेबस बनेगा, ठीक है, जो कि सारे किंडरगार्टन में प्रिपरेटरी स्कूल्स हैं या फाउंडेशनल ईयर्स हैं, इनके लिए भी एक पर्टिकुलर टाइप का सिलेबस बनेगा, एक करिकुलम बनेगा जो इनको फॉलो करना है। दैट मीन्स ईसीसीई भी अब एनसीईआरटी देखेगी और वो भी अब इसके अंडर आएगा, राइट। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये वजूद में आएगा, राइट। लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय द एज, फॉर एग्जांपल व्हेन द चाइल्ड विल बी इन ग्रेड टिल ग्रेड 5 और टिल ग्रेड 3, उसको बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी पता होनी चाहिए क्या क्या है, राइट। 5+3+3 करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर, ये मैं आपको बताऊंगी आगे कि 5+3+3 क्या है, ठीक है। करिकुलम टू इंटीग्रेट 21st सेंचुरी स्किल्स, मैथमेटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्पर। देखिए जो करिकुलम है ना वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि हमारे पास टेक्स्ट बुक्स इतनी है, सिलेबस इतना है, राइट। हम मेन चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते कि क्या है। लेकिन अब करिकुलम को बहुत ही श्रिंक किया जाएगा, राइट। लेकिन जो बेसिक चीजें हैं, लॉजिकल थिंकिंग है, एनालिसिस है, रिसर्च है, प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क है, इस पे ज्यादा गौर दिया जाएगा और इस पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, राइट। नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंसेस, इसमें कोई रिजिड सेपरेशन भी नहीं होगा बिटवीन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बिटवीन वोकेशनल एकेडमिक स्ट्रीम्स। देखिए बच्चों को जो है वोकेशनल, जैसे मैंने कहा वोकेशनल एजुकेशन जो है उनकी ग्रेड 6 ऑनवर्ड्स स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें बच्चों को इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल बच्चे को दिखाया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा कारपेंट्री में वो इंटरेस्टेड है, ठीक है, कारपेंट्री वो इंटरेस्टेड है, उसको उसी में इंटर्नशिप कराई जाएगी, 2 महीने की, 15 दिन की या 1 महीने की, ठीक है। तो इंटर्नशिप्स भी अवेलेबल होगी। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि स्किल्स डेवलप करने पे ज्यादा ध्यान दिया गया है इस पॉलिसी में। कितना ज्यादा, मतलब प्लम्बर फॉर एग्जाम्पल, हमें तो अपनी फील्ड में नॉलेज है ही नहीं, है लेकिन एक जो प्लम्बर है उसको भी अपनी फील्ड में इतनी नॉलेज है जो हमें नहीं पता। हमें तो एकेडमिक नॉलेज है, लेकिन प्लम्बर को भी उसके अपनी फील्ड में नॉलेज है, उसके पास भी एक तरह का स्किल है, ठीक है। ये बच्चों को समझाया जाएगा, राइट। अगर कोई ड्राइविंग कर रहा है वो भी एक तरह का स्किल है। तो ये और क्या क्या स्किल्स है, ये नहीं कि खाली जो एकेडमिक 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 इसी की चीजें, इसके पीछे हम पड़ गए हैं। और भी स्किल्स हैं जो बच्चों में डेवलप करने की किसी ने सोची नहीं है अब तक, उस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन जो कि बहुत ही 3% या 4% होती है हर एक क्लास में, उन पे भी उनके हिसाब से जो डिफरेंशिएशन है उस पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जेंडर इंक्लूजन, लड़कियों की एजुकेशन के लिए ज्यादा, जो कि उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी। देखिए ये जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, ये खाली ग्रेड आई गेस 8 और 10 तक होते थे पहले, अब इनको ग्रेड 12 तक किया गया है। रिडक्शन इन करिकुलम टू कोर कॉन्सेप्ट्स, जो मैंने कहा कि कोर कॉन्सेप्ट जो हमारा करिकुलम है बहुत वास्ट है, उसको कंपैक्ट बना के उसके कोर कॉन्सेप्ट्स पे डेवलप करने में ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड, जो मैं पहले ही कह चुकी हूँ, राइट। हम बात करते हैं 5+3+4, जो आपने सोचा होगा कि ये 5+3+4 क्या है, राइट। देखिए ये जो 5+ पहले हमारे फाउंडेशनल स्टेज आता है, ठीक है। फाउंडेशनल स्टेज जो है वो 5 इयर्स तक का है।
इसमें आपका 3 साल का प्री स्कूल होगा, जिसको आप किंडरगार्टन कहते थे, ठीक है। किंडरगार्टन वो कभी स्कूल में ही होता था या स्कूल से बाहर होता था, अब वो भी इसके अंडर आ चुका है। 3 साल इसमें किंडरगार्टन के हैं, और प्लस इसमें क्लास 1 और क्लास 2 है, तो 3 + 2 = 5। तो टिल ग्रेड सेकेंड आपका फाउंडेशनल स्टेज होगा, राइट। टिल ग्रेड फाउंडेशनल स्टेज आपका है 3 years प्लस दीज 2 years इक्वल टू 5 years। तो 3 साल जो इसमें प्री स्कूल के हैं और 2 साल इसमें क्लास 1 और क्लास 2 है, जिसमें कि ज्यादा फोकस जो है वो प्लेवे मेथड पे दिया जाएगा, राइट। उसमें ज्यादा प्लेवे मेथड एक्टिविटी बेस्ड होगा, प्लेवे होगा, राइट। देन द नेक्स्ट स्टेज प्रिपरेटरी स्टेज, जो कि क्लास 3 और 5 तक का है, ठीक है, जिसमें ज्यादा बेसिक न्यूमरेसी, बेसिक लिटरेसी पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, राइट। देन नेक्स्ट इज मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज विल बी फ्रॉम ग्रेड 6 to 8, जैसे मैंने कहा 6 ऑनवर्ड जो है कोडिंग पे ज्यादा कोडिंग इंट्रोड्यूस की जाएगी, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग होगी, रिसर्च बेस्ड लर्निंग होगी, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी, राइट। और फिर आपका सेकेंडरी स्टेज आता है, जो कि आपका 4 साल का है, फ्रॉम क्लास 9 to 12, ठीक है। तो ये आपका बन जाता है 5 + 3 + 3 + 4 का, ये जिसमें टोटल आई गेस 15 साल आते हैं, टोटल 15 साल आते हैं। तो ये आपको 15 साल का एक, अब जो 10 + 2 था, राइट, 10 + 2 हैज बीन रिप्लेस्ड बाय 5 + 3 + 3 + 4, right? So this is the new curriculum that will be following from now onwards. So जो भी सीटर के एग्जाम देने वाले हैं और जो भी फ्यूचर टीचर्स बनने वाले हैं, उनके लिए ये सारी चीजें जानना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीजें मैंने डिस्कस की है। अगर इसके रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है तो प्लीज कमेंट करें, क्योंकि ये सारी चीजें जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड I as a teacher I can see that it is completely a new thing, and I appreciate our government and the educationists who have brought this thing into existence. I really thank them for this. और अगर आपको इसके रिलेटेड मुझे कुछ भी पूछना है तो प्लीज कमेंट करें, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। लेकिन फिलहाल हम देखते हैं, जैसे मैंने पहले ही बोला कि इसका रिक्रूटमेंट पे भी असर पड़ेगा, अब आने वाले फ्यूचर एग्जाम्स पे भी इसका असर पड़ेगा। मे बी नॉट दिस ईयर और सेकंड नेक्स्ट ईयर, आने वाले 2-3 सालों में कंप्लीटली नई नई चीजें देखने को मिलेंगी, राइट। तो प्लीज 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 ये वीडियो जो है आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो ये एग्जाम देने वाले हैं, राइट। तो प्लीज कमेंट्स करें आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो प्लीज कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, and please take care of yourself and do well for your exams, right? Take good care of yourself and your family, and thanks for watching. Thank you so much for being on this session. Thank you.